नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी मेथड जो हमारी है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जो है एड्जॉर्प्शन होता है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी क्रोमेटोग्राफी की, उसमें मैंने एड्जॉर्प्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। इसका जो सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन था, सेकेंड पार्ट में मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझाया था, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को समझाऊंगी। इसमें क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, वन और मोर कंपाउंड्स आर स्पॉटेड ऑन थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट यानी कि स्टेशनरी फेज, कोटेड ऑन अ क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट को टीएलसी प्लेट भी बोला जाता है। इसमें हम जो है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को स्पॉट करते हैं एड्जॉर्बेंट पर, थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट पर, और जो कि कहाँ पे कोटेड होती है, टीएलसी प्लेट पर कोटेड होती है। आपको इस डायग्राम से पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जो डायग्राम बनाया है उसमें ये जो है टीएलसी चैम्बर है पूरा। टीएलसी चैम्बर में हमने लिया है हमारा ग्लास स्लाइड। ये जो आपको दिख रही है ये है ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड को ही क्रोमेटोग्राफिक प्लेट या फिर टीएलसी प्लेट भी बोला जाता है। इसमें जो है टीएलसी चैम्बर में जो ग्लास स्लाइड है इसके ऊपर सिलिका या एल्यूमिना की कोटिंग की जाती है, जो कि स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करती है। इसमें नीचे होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेस होता है। मोबाइल फेज यानी कि ये ट्रेवल करता है, और स्टेशनरी फेज अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज हम ले रहे हैं वो सिलिका या एल्यूमिना का ले रहे हैं, जो कि एज अ पोलर फेज एक्ट करता है, पोलर की तरह एक्ट करता है। और जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर है। तो जो यहाँ पे जब ट्रैवल होता है सॉल्वेंट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये जो सैंपल है इसमें जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट होते हैं। जिसकी जो ज़्यादा पोलर होगा उसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज से, क्योंकि स्टेशनरी फेज भी पोलर है। तो वो यहाँ पे उसका स्पॉट हमें इनिशियली दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो नॉन पोलर है उसके स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी एफिनिटी जो थी स्टेशनरी फेज के लिए वो कम थी, क्योंकि वो नॉन पोलर कंपाउंड था। तो जो पोलर होगा, जो कि जिसकी एफिनिटी ज़्यादा, वो यहाँ पे स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, और जो नॉन पोलर है उसके स्पॉट्स हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए कम है। तो वो आगे तक ट्रैवल करेंगे और पोलर वाले यहीं रुक जाएंगे। तो ये इस तरह का हमारा मैकेनिज्म होता है उसका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। अब नेक्स्ट जो है, जो कंपोनेंट्स है जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है स्टेशनरी फेज के लिए, वो स्लोली ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। और जो कंपोनेंट्स है जिसकी एफिनिटी कम है स्टेशनरी फेज के लिए, वो जल्दी ट्रैवल करते हैं, ऊपर की तरफ जल्दी पहुँच जाते हैं। फिर इसमें दो तरह के फेजेस होते हैं, दो तरह से की जाती है ये, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर लिया जाता है, मोबाइल फेज नॉन पोलर लिया जाता है। इसी का उल्टा देखें रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज पोलर होता है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और एक हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको RS से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू A/B, जहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट और सैंपल। सैंपल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो यहाँ ऊपर पुट करते हैं, उसके अपॉन में पुट करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। इन दोनों का जब रेशो निकाला जाता है तो उसी को रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं। इसमें कंपोनेंट जो है सेपरेट होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट पे बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, यानी कि स्टेशनरी फेस के लिए जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो उसका मूवमेंट स्लो होगा, वो स्लोअर मूव करेगा टीएलसी प्लेट पे, और जिसकी एफिनिटी कम होगी वो जल्दी ट्रैवल करेगा, फास्टर ट्रैवल करेगा टीएलसी प्लेट पे। अब इसमें मोस्ट कॉमनली जो स्टेशनरी फेस होता है वो होता है सिलिका, जो कि सिलिका ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ये एक सॉलिड होता है
with extended structure of tetrahedral silica atom bridged together by a bent hydrogen atom। तो ये सिलिका का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। टेट्राहेड्रल सिलिका एटम होते हैं जो कि ब्रिज्ड टुगेदर होते हैं और बेंडेड इसमें ऑक्सीजन एटम भी होता है। सिलिका स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है क्योंकि इट रिमेन्ड अडहेयर, क्योंकि ये ग्लास प्लेट पर पूरा अच्छी तरह से अडहेयर रहता है। डज नॉट मूव, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है पूरी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस के दौरान। तो इसीलिए सिलिका का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फेज के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसकी मेथडोलॉजी या फिर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। स्टेशनरी फेज होता है सबसे पहले। सेकेंड, ग्लास प्लेट ली जाती है। प्रिपरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ TLC प्लेट, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, डेवलपमेंट टैंक, मोबाइल फेज, डेवलपमेंट टेक्निक, डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट्स। इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, SGPADMD², यानी कि D² यानी कि D यहाँ पे 2 बार है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। Here are several adsorbents which can be used as stationary phase। बहुत सारे के adsorbents होते हैं जो कि stationary phase की तरह यूज़ किए जाते हैं। Some of the stationary phase and their composition and the ratio in which they have to be mixed with water to form slurry for preparing the thin layer chromatographic plate are given below। यहाँ पे जो है स्लरी बनानी पड़ती है जिसको हमें पूरी ग्लास स्लाइड के ऊपर कोट करना पड़ता है। तो जो स्लरी है उसका जो रेशो है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सिलिका जेल G की बात करें जिसमें बाइंडर प्रेजेंट नहीं होता है, उसका एड्सॉर्बेंट और वाटर का रेशो क्या होता है 1:1.5 या फिर 1:1.5। नेक्स्ट सिलिका जेल G जो है उसमें सिलिका जेल और कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करते हैं जिसका रेशो होता है 1:2। एड्सॉर्बेंट और वाटर का रेशो है ये। सिलिका जेल जिसमें बाइंडर और फ्लोरेसेंट इंडिकेटर होता है जिसका रेशो होता है 1:2। नेक्स्ट है एल्यूमिनिया जिसको Al2O3 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बाइंडर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका रेशो होता है 1:1.1। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लास प्लेट की। जो ग्लास प्लेट मैंने जैसे आपको बताया, जो ग्लास स्लाइड होती है उसी को ग्लास प्लेट बोलते हैं। ये 3 साइज़ में अवेलेबल होती है। सबसे पहली होती है फुल प्लेट, हाफ प्लेट एंड क्वार्टर प्लेट। फुल प्लेट की जो डायमेंशन है वो होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। हाफ प्लेट की डायमेंशन होती है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर और क्वार्टर प्लेट की डायमेंशन होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये मोस्ट कॉमनली क्वार्टर प्लेट यूज़ की जाती है लेबोरेटरीज़ में। जो आपने ग्लास स्लाइड भी देखी होगी उसी को क्वार्टर प्लेट साइज बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स का भी यूज़ किया जाता है फॉर सम एप्लीकेशंस लाइक मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस देखनी है, उसको मॉनिटर करना है, तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है। इन जनरल ग्लास प्लेट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी की ग्लास प्लेट होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सके, क्योंकि जो ड्राइंग होती है ड्राई करना पड़ता है ग्लास प्लेट को ताकि सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ड्राई हो पाए, तो वो टेम्परेचर को झेल पाए। ऐसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए टेम्परेचर विथस्टैंड करने की। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वाली है ग्लास प्लेट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ TLC प्लेट। TLC प्लेट को प्रिपेयर और एक्टिवेट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो जो स्लरी है, द स्लरी विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टेशनरी फेज एंड वाटर। जो स्टेशनरी फेज यानी कि सिलिका में पानी को मिलाया जाता है और एक स्लरी प्रिपेयर की जाती है बाय यूजिंग रेशो मेंशन। जो कि मैंने आपको रेशो बताया था उसमें उसका रेशो लिया जाता है। अब जब एक बार स्लरी बन गई तो TLC प्लेट को प्रिपेयर करा जाता है अलग अलग टेक्निक्स की मदद से। सबसे पहली टेक्निक है पोरिंग, सेकेंड डिपिंग, स्प्रेइंग, स्प्रेडिंग। पोरिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हम TLC प्लेट पे इसको स्लरी को पोर कर देते हैं। द स्लरी प्रिपेयर्ड इज पोर्ड ऑन द ग्लास प्लेट विच इज़ मेंटेन्ड एट अ लेवल सरफेस। एक लेवल सरफेस पे उसको रखा जाता है और स्लरी को पोर किया जाता है।
फिर स्लरी को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया जाता है ग्लास प्लेट की सरफेस पे। जब वो सेट हो जाता है फिर उस ग्लास प्लेट को ड्राई किया जाता है हॉट एयर ओवन में। इस पोरिंग टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिकनेस अचीव नहीं हो पाती है, यानी कि कहीं से मोटा कहीं से पतला लेयर उसमें हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक, दूसरी टेक्निक होती है डिपिंग। डिपिंग में क्या होता है, 2 प्लेट्स आइदर ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स आर डिप्ड इनटू द स्लरी। स्लरी में डायरेक्टली डिप किया जाता है और सेपरेट किया जाता है बाय रिमूविंग फ्रॉम द स्लरी एंड लेटर ड्राइड। उसमें से स्लरी में से निकाल के फिर उसको ड्राई कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ स्लरी इसमें रिक्वायर्ड होती है। अगर कुछ अमाउंट में ही प्लेट बनाना है फिर भी हमको ज़्यादा क्वांटिटी में स्लरी बनानी पड़ती है, क्योंकि डिपिंग में ज़्यादा स्लरी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टेक्निक इज स्प्रेइंग। द सस्पेंशन ऑफ एड्जॉर्बेंट और स्लरी इज स्प्रेड ऑन द ग्लास प्लेट। जो सस्पेंशन होता है एड्जॉर्बेंट का या फिर जो स्लरी है उसको ग्लास प्लेट के ऊपर स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर की मदद से। इसमें भी इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेयर थिकनेस इज नॉट मेंटेन यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द प्लेट। उसकी लेयर की थिकनेस उसमें एक जैसी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट टेक्निक इज स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग सबसे बेस्ट टेक्निक होती है TLC के लिए, जिसमें स्प्रेडर का यूज़ किया जाता है। ग्लास प्लेट ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन, कोई सी भी एक तरह की ग्लास प्लेट ली जाती है, उसको बेस प्लेट के ऊपर स्टैक किया जाता है। फिर उसमें स्लरी पोर की जाती है रिजर्वायर के अंदर, जो कि TLC स्प्रेडर में होता है। ये TLC स्प्रेडर का डायग्राम है। ये TLC स्प्रेडर है, इसमें रिजर्वायर है, रिजर्वायर में पुट की जाती है स्लरी। ये फिलिंग पोजीशन है। इसमें ये जो पूरी इस तरह से रोटेट हो जाती है और यहाँ पे स्लरी जो है आ जाती है, जो रेड कलर में दिखाई दे रही है स्लरी है। फिर यहाँ पे होता है नॉब या फिर एडजस्टिंग थिकनेस नॉब फॉर, यहाँ पे थिकनेस एडजस्ट करने के लिए एक नॉब प्रेजेंट होता है। ये ग्लास प्लेट प्रेजेंट है यहाँ पे और ये बेस प्लेट के ऊपर रखी हुई है ग्लास प्लेट, जिसके ऊपर जो है स्लरी स्प्रेड की जाएगी। थिकनेस एडजस्ट की जाती है नॉब के थ्रू। नॉर्मली जो थिकनेस ली जाती है वो 0.25 mm की ली जाती है एनालिटिकल पर्पस के लिए, और प्रिपरेटिव पर्पस के लिए 2 मिलीमीटर की थिकनेस ली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे स्प्रेडिंग होती है। द प्लेट इज़ अलाउड फॉर सेटिंग। एयर ड्राई किया जाता है फिर प्लेट को, और अगर हमको क्रैक्स को अवॉइड करना है तो क्रैक्स अवॉइड करने के लिए हम इसमें सेटिंग करते हैं, यानी कि एयर ड्राई करते हैं सबसे पहले। अवॉइड क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब जब सेट हो जाती है प्लेट, उसको एक्टिवेट करने के लिए उसको हॉट एयर ओवन में रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए या फिर 30 मिनट्स के लिए। अब एक्टिवेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब सुखाना, TLC प्लेट को सुखाया जाता है। इसमें जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर वाटर जो प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट किया जाता है, एंड अदर एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। अदर जो सब्सटेंसेस है वो भी रिमूव आउट हो जाते हैं हीटिंग प्रोसेस से, जब हम हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्बेंट एक्टिविटी जो है वो रिटेन्ड हो पाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। सैंपल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यूजुअली टू गेट अ गुड स्पॉट द कंसनट्रेशन ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। बहुत कम अमाउंट में हमको सैंपल लेना रहता है। इसमें हम 1% सॉल्यूशन लेते हैं, आइदर स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल का, जिसको स्पॉट किया जाता है कैपिलरी ट्यूब से। एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, या फिर माइक्रोपिपेट से उसको स्पॉट कर दिया जाता है। स्पॉट जो है बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, और जो स्पॉटिंग एरिया है उसको हमको इमर्ज नहीं करना होता है मोबाइल फेज में, जो डेवलपमेंट टैंक में जो होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा मोबाइल फेस है तो मोबाइल फेस के भी ऊपर आना चाहिए वो स्पॉट, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए मोबाइल फेस के अंदर। अब जो डेवलपमेंट टैंक है
डेवलपमेंट टैंक का यूज़ किया जाता है TLC प्रोसेस यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, जिसमें डिफरेंट साइज़ के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होल्ड करते हैं TLC प्लेट को। दे रिक्वायर मोर सॉल्वेंट फॉर डेवलपिंग द क्रोमेटोग्राम। इसमें सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज को सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। मोबाइल फेज और सॉल्वेंट इज यूज्ड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स एज मेंशन्ड इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मोबाइल फेज कि सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, यानी कि जिस सब्सटेंस को सेपरेट करना है उसका नेचर कैसा है। स्टेशनरी फेज का नेचर कैसा है। मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन टू बी अचीव्ड एनालिटिकल या फिर प्रिपरेटिव। इसमें एग्जांपल्स जो है मोबाइल फेज के वो हैं पेट्रोलियम, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ये थे हमारे सॉल्वेंट्स के एग्जांपल। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट टेक्निक। जैसा कि मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, दो तरह की मेन डेवलपमेंट टेक्निक होती है, एक 1 डायमेंशनल टेक्निक, एक 2 डायमेंशनल टेक्निक। 1 डायमेंशनल टेक्निक में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फ्लो करता है। वहीं जो 2 डायमेंशनल टेक्निक है उसमें जो सॉल्वेंट है वो दोनों डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि पहले इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, फिर इसी TLC प्लेट को रोटेट कर दिया जाता है, यानी कि इस टेढ़ा करके रख दिया जाता है, फिर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो होता है सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट है डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट। डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो स्पॉट है उसको विजुअलाइज यानी कि देखने में मदद करते हैं। जब डेवलपमेंट हो जाता है TLC प्लेट का, स्पॉट शुड बी विजुअलाइज। स्पॉट्स हमें दिखना चाहिए। वो स्पॉट्स जब भी दिखेंगे जब हम डिटेक्टिंग या फिर विजुअलाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। तो डिटेक्टिंग कलर स्पॉट्स कैन बी डन विजुअली। हम उसको आंखों से देख के डिटेक्ट कर सकते हैं स्पॉट्स को। पर अगर कलरलेस स्पॉट्स है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है आयोडीन चैम्बर मेथड। आयोडीन चैम्बर में क्या किया जाता है, इसमें ब्राउन और एम्बर कलर के स्पॉट्स ऑब्जर्व होते हैं। इसमें जो TLC प्लेट है उसको हम एक टैंक में रखते हैं, और वो जो टैंक है उसमें हम डालते हैं आयोडीन के क्रिस्टल्स बॉटम में। फिर उसको हम सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बंद करके, तो हमको ब्राउन और एम्बर कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मेथड या फिर टेक्निक है UV चैम्बर फॉर फ्लोरेसेंट कंपाउंड। फ्लोरेसेंट कंपाउंड के लिए UV चैम्बर्स का यूज़ किया जाता है। तो इनको UV चैम्बर के अंदर रखा जाता है देखने के लिए। तो 254 नैनोमीटर और 365 नैनोमीटर की जो रेंज है उसमें ये देखे जाते हैं। फ्लोरेसेंट कंपाउंड जो है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह हमें दिखाई देते हैं जब हम डार्क बैकग्राउंड में उनको देखते हैं। तो ये मेथड थी हमारी UV चैम्बर फॉर फ्लोरेसेंट कंपाउंड। अब नेक्स्ट, अगर हम फ्लोरेसेंट स्टेशनरी फेस ले सकते हैं। फ्लोरेसेंट स्टेशनरी फेस में व्हेन द कंपाउंड्स आर फ्लोरेसेंट, अगर फ्लोरेसेंट है यानी कि वो चमक सकते हैं कंपाउंड्स, तो फ्लोरेसेंट स्टेशनरी फेस का यूज़ करते हैं। When the plates are seen on the fluorescent background, फ्लोरेसेंट बैकग्राउंड पे देखी जाती है फिर इसको प्लेट को। इसका एग्जाम्पल है सिलिका जेल GF। तो यहाँ पे हमारे डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट्स ख़त्म हुए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हमको करनी है तो उसके लिए हम रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट और फिर लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये हमारा सॉल्वेंट था। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसने पूरा यहाँ तक ट्रैवल करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। लेट्स से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक आ रहा है ये, तो अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट है वो आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट
यानी कि सॉल्यूट यानी कि सैंपल। तो सैंपल ने लेट से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो यहाँ तक आ रही थी 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो 0.75 सेंटीमीटर आया। इसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल मेथड होती है और इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स होता है वो भी बहुत लो होता है, यानी कि सस्ते पड़ते हैं इसके इक्विपमेंट्स कंपेयर टू अदर्स। ये एक रैपिड टेक्निक होती है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। माइक्रोग्राम का अगर सब्सटेंस है उसको भी सेपरेट ये कर सकती है। एनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। इसमें डिटेक्शन भी इजी होता है और इजी विजुअलाइजेशन होता है सेपरेटेड कंपाउंड्स का। इसके डिसएडवांटेज ये है, जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वो वापस से रिप्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है। ओनली सॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। जो सॉल्युबल कंपाउंड्स है उसी का हम सेपरेशन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक नहीं होती है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए, किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्योरिटी ऑफ सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, बायोकेमिकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, इन फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पूरी ख़त्म हुई। यहाँ पे और कुछ एप्लीकेशंस दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। बाकी इतना सफिशेंट है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। ओके, थैंक यू।